ठीक है, सुकृति जी आगे आइए। जी। सभी को जय गणपति की, और सभी गुरुजनों को सादर प्रणाम। और अपने सभी गुरुजनों का आशीर्वाद लेते हुए, साथ में सभी सहपाठी गणों की शुभकामनाओं को अपने साथ रखते हुए मैं अपना प्रेजेंटेशन शुरू कर रही हूँ। मैं ज्योतिष विशारद की छात्रा हूँ, और मैंने यहाँ से एक मिनट गुरुजी। हाँ, मैं ज्योतिष विशारद की छात्रा हूँ। मैंने यहाँ से प्रवीण और विशारद दोनों किया है। इसके बारे में मैं बताना चाहूँगी कि जब मैंने यहाँ ज्वाइन किया तो मुझे कुछ भी नहीं आता था। मतलब मुझे राशियों के नाम तक नहीं पता थे, और मुझे न राशियों की संख्या पता थी। मुझे बिल्कुल कुछ भी नहीं आता था, मैं ज़ीरो थी। उस समय मैं गुरुजी से बोला था, प्रवीण चतुर्वेदी जी से, कि मतलब मुझे शुरू से ही सीखना है गुरुजी, क्योंकि उस समय कुछ क्लासेस हो चुकी थी। तो उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि नहीं, आपको शुरू से ही सिखाया जाएगा। तो वास्तव में मुझे शुरू से सिखाया गया, और आज मुझे मतलब इस मुकाम पर ले आए हैं वो, कि थोड़ा बहुत ज्ञान मुझे मिला है, जो उसके लिए मैं अपने गुरुजनों के की बहुत बहुत आभारी हूँ। मुझे यहाँ बहुत सपोर्ट मिला है। जब भी मैंने अपने गुरुजनों से कुछ भी पूछा, किसी भी टाइम, और उन्होंने कभी भी मुझे कभी भी इरिटेट नहीं हुए, और उन्होंने हमेशा हमेशा सपोर्ट किया है मेरा। मैं इसके लिए हमेशा आभारी रहूंगी। और मैं यहाँ पे ग्वालियर में गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ। मैं यहाँ पे फिजिक्स में प्रोफेसर हूँ। और बस मैं अपना प्रेजेंटेशन स्टार्ट करूंगी। मेरे प्रोजेक्ट के सब्जेक्ट्स हैं शिक्षा पहला, दूसरा शीघ्र विवाह के युग, तीसरा दाम्पत्य सुख में कमी। तो यदि हम लग्न के अनुसार शिक्षा या व्यवसाय को देखते हैं, तो अलग अलग लग्न में अलग अलग शिक्षा या व्यवसाय होगा। जैसे मेष राशि में आर्ट्स फाइनेंस, वृषभ राशि में साइंस इंजीनियरिंग, मिथुन राशि में फाइनेंस इंजीनियरिंग लॉ डॉक्टर सीए, और कर्क राशि में फाइनेंस डॉक्टर लॉ, सिंह राशि में साइंस मैनेजमेंट, और कन्या राशि में साइंस फाइनेंस बैंकिंग, तुला राशि में मार्केटिंग इंजीनियरिंग साइंस डॉक्टर, वृश्चिक राशि में साइंस इंजीनियरिंग डॉक्टर, धनु राशि में फाइनेंस, मकर राशि में साइंस एडमिनिस्ट्रेशन, कुंभ राशि में आर्ट्स लॉ, मीन राशि में साइंस फाइनेंस आर्ट्स। तो अब हम अगर शिक्षा और ज्योतिष का कनेक्शन देखते हैं, तो पत्रिका में जो चौथा भाव होता है वो डिग्री का भाव होता है। पांचवा भाव हम सभी जानते हैं शिक्षा और बुद्धि का प्रतीक है, क्योंकि पांचवा भाव जो है पूर्व अर्जित पुण्यों का भाव है। तो पूर्व अर्जित पुण्यों से ही जातक की बुद्धि शार्प होती है, और उसे शिक्षा की प्राप्ति होती है। दूसरा भाव वाणी का भाव है, जो कि प्रारंभिक शिक्षा का प्रतीक है, क्योंकि दूसरा भाव कुटुंब का भाव होता है। तो कुटुंब से ही व्यक्ति जो है अच्छी या बुरी वाणी बोलना सीखता है, और वो प्रारंभिक शिक्षा भी अपने कुटुंब से ही प्राप्त करता है। नवम भाव उच्च शिक्षा का प्रतिनिधित्व करता है, और 10वां भाव जो है वो शिक्षा से पहचान और प्रसिद्धि दिलाने का भाव होता है। शिक्षा के कई स्तर होते हैं, जैसे स्नातक हुआ, स्नातकोत्तर हुआ, और पीएचडी हुआ। तो स्नातक जो है आजकल के आधुनिक युग में हम उसे मध्यम शिक्षा ही बोलेंगे। तो स्नातक के लिए कुछ योग हैं, ज्योतिषीय योग हैं, जो इस प्रकार हैं। चतुर्थ भाव का स्वामी अगर अशुभ ग्रहों से पीड़ित हो, और चतुर्थ भाव पर किसी भी ग्रह की दृष्टि या स्थिति न हो। उसी प्रकार चतुर्थेश चंद्रमा राहु या केतु के साथ होने पर शिक्षा में बाधा आती है। अल्टीमेटली हम ये कहेंगे कि स्नातक शिक्षा के लिए चतुर्थेश का एवरेज है, चतुर्थ भाव और चतुर्थेश एवरेज है, तो वो स्नातक शिक्षा प्राप्त करेगा। अब हम स्नातकोत्तर शिक्षा की बात करें, तो यदि चतुर्थेश मजबूत हो, चूंकि चतुर्थेश जो है वो डिग्री का भाव है, इसलिए चतुर्थेश अगर मजबूत हो और केंद्र त्रिकोण में अच्छी स्थिति में हो, उसी प्रकार चतुर्थ भाव में कोई भी शुभ ग्रह स्थित हो, तो ये स्नातकोत्तर शिक्षा देगा। अब पीएचडी के बारे में हम देखें, तो ये उच्चतर शिक्षा का, गुरुजी नेक्स्ट स्लाइड कर दीजिएगा। आप ही कर रही हैं प्रेजेंट, मैं नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, गुरुजी कर रहे हैं, ठीक है। नहीं नहीं, मैं नहीं कर रही। अच्छा, जी। ठीक ठीक। जी जी। तो पीएचडी जो है उच्चतर शिक्षा का भाव है। तो चतुर्थ भाव में शनि या राहु उच्च शिक्षा देता है। चतुर्थ भाव या चतुर्थ पर शनि या राहु की दृष्टि हो, चतुर्थ भाव का स्वामी नवम भाव में उच्च शिक्षा देता है। चूंकि अब यहाँ पे हम उच्चतर शिक्षा की बात कर रहे हैं, पीएचडी की बात कर रहे हैं, तो नवम भाव रिलेट हो गया। इसलिए तो केंद्रीय त्रिकोण में बुध सूर्य शुक्र बृहस्पति की युति उच्च शिक्षा के लिए सर्वोत्तम है।
अल्टीमेटली हम ये कहेंगे कि चतुर्थ भाव चूंकि डिग्री का भाव है और चतुर्थ और नवम भाव उच्चतर शिक्षा का भाव है, तो चतुर्थ और पंचम भाव बुद्धि और विद्या का भाव है। तो अगर चतुर्थ भाव, पंचम भाव और नवम भाव का कनेक्शन हो जाए किसी प्रकार से, तो वो पीएचडी के लिए अच्छा रहेगा। अब इसको उदाहरण कुंडली से अगर हम देखें तो उदाहरण कुंडली से ज्यादा समझ में आता है। तो ये एक देखिए सिंह लग्न की कुंडली है। इसमें लग्नेश सूर्य चतुर्थ भाव में स्थित है तथा शनि भी चतुर्थ भाव में स्थित है, जो कि उच्च शिक्षा के लिए सर्वाधिक सफलतादायक ग्रह योग है। द्वितीय भाव शिक्षा और शिक्षा का कारक ग्रह बुद्धि, द्वितीय भाव और शिक्षा के कारक ग्रह बुध बुद्धि स्थान पंचम भाव में स्थित है। सिंह लग्न होने के कारण जातक स्थिरता और धैर्य से परिपूर्ण है, क्योंकि सिंह लग्न जो है स्थिर लग्न है। लग्न पर शनि की दशम दृष्टि भी जातक को शोधपूर्ण कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। कुंडली में द्वितीय व पंचम भाव में राशि परिवर्तन योग बुध व गुरु के बीच होने के कारण भी जातक ज्ञान और बुद्धि से परिपूर्ण है। इसलिए जातक ने उच्च शिक्षा पीएचडी तक प्राप्त की है। बुद्धि का स्तर हो सकता है, तो बुद्धि का स्तर या तो वो शानदार होगा, या फिर वो औसत होगा, या फिर वो निम्न होगा। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, पंचम भाव इसमें जरूर रिलेट करेगा, क्योंकि पंचम भाव विद्या और बुद्धि का भाव है। तो अगर पंचम भाव बहुत ही अच्छा है तो वो शानदार और टॉपर बनेगा, यदि वो औसत है तो वो औसत बनेगा, और यदि वो निम्न है अर्थात अगर पंचमेश पीड़ित है, नीच का है, छठवें छठवें आठवें 12वें भाव में है, शत्रु के घर में है, तो भी तो वो निम्न बुद्धि का होगा। बृहस्पति भी साथ में पीड़ित है, क्योंकि बृहस्पति जो है वो पंचम भाव का कारक है। इसलिए तो इसी प्रकार हम औसत को देखेंगे और उसी प्रकार हम शानदार या टॉपर को भी देखेंगे। पंचम भाव से रिलेट कीजिएगा। नेक्स्ट गुरुजी, नेक्स्ट स्लाइड कर दीजिएगा। इसके हाँ, शिक्षा में व्यवधान देखने के लिए कभी कभी आप देखेंगे कि जातक की शिक्षा में व्यवधान हो जाता है बीच में ही। पढ़ते पढ़ते अच्छा खासा पढ़ रहा होता है, बीच में उसे व्यवधान हो जाता है। तो इस व्यवधान को हम कैसे देखेंगे? तो व्यवधान को देखने के लिए हम देखेंगे कि लग्न से चतुर्थ भाव और पंचम भाव उसका कैसा है, चतुर्थेश पंचमेश कैसा है, कारक के रूप में बुध चंद्रमा और बृहस्पति कैसे हैं, बुध से चतुर्थ और पंचम भाव कैसा है, महादशा नाथ से पंचम भाव कैसा है। अल्टीमेटली हम ये देखेंगे कि उसकी दशा और गोचर क्या है। एक्चुअली दशा और गोचर से ही हमें उस समय शिक्षा में व्यवधान क्यों उत्पन्न हुआ, इसका कारण हम देख सकते हैं। तो जैसे कि अगर मान लीजिए कि शनि उस समय शनि पत्रिका में अशुभ है और उसका गोचर अशुभ हो रहा है, तो हाँ, उससे व्यवधान उत्पन्न हो रहा है। जैसे कि अगर मान लीजिए शनि पत्रिका में अशुभ है और वो 6-8 भाव से गोचर कर रहा है और उसी समय शिक्षा में व्यवधान हो रहा है, तो हम ये बोलेंगे कि स्वास्थ्य में कमजोरी के कारण शिक्षा में व्यवधान उत्पन्न हो रहा है। या फिर 1-3 भाव से हो रहा है तो वो किसी भी प्रकार की सेवा में रत हो रहा है और सेवा करनी पड़ रही है, इसके कारण उसे हो रहा है। या फिर 2, 10, 11 भाव इंक्लूड हो रहा है तो वित्त या रुपए पैसे की तंगी के कारण हो रहा है। चौथा भाव है तो परिवार की वजह से, पांचवा भाव है तो बच्चों के कारण, सातवां भाव है कभी कभी जातक की विवाह जल्दी हो जाता है उसका विवाह, तो प्रेम प्रसंग अथवा विवाह की वजह से या परिवार के कारण। या 9वें 12वें भाव से अगर गोचर हो रहा है शनि का, तो स्थानांतरण के कारण शिक्षा में व्यवधान है। नेक्स्ट स्लाइड। तो शिक्षा में रुकावट का उदाहरण अगर देखेंगे, इससे ज्यादा स्पष्ट होगा। हम गोचर कुंडली से देखेंगे, चूंकि अभी मैंने आपको बताया कि रुकावट एक्चुअली गोचर कुंडली से ही देखा जाएगा। तो सबसे पहले हम ये D1 चार्ट में देखें तो पंचम भाव में राहु होने के कारण जातक की शिक्षा में बाधा आई। चतुर्थ भाव शिक्षा के भाव में पापी ग्रह मंगल ने भी शिक्षा में बाधा किया। विद्या के कारक ग्रह गुरु पर शनि की तीसरी दृष्टि ने भी विद्या में बाधा उत्पन्न किया है। बुद्धि का कारक ग्रह बुध शत्रु ग्रह चंद्र के साथ शत्रु राशि में बैठा है, जिसके कारण विद्या में बाधा आई। अब गोचर कुंडली में देखिए कि एक्चुअली ये जो जातक है, कुछ समय तक उसके शिक्षा में बाधा रही, उसके बाद इसकी शिक्षा पुनः प्रारंभ हुई। तो हम ये देखेंगे कि किस तरह से, मतलब क्यों उसकी शिक्षा में फिर से कैसे इम्प्रूवमेंट हुआ। तो गोचर कुंडली में जब शिक्षा के भाव में गुरु ने गोचर किया तो विद्या पुनः प्रारंभ हुई। साथ ही शिक्षा के चतुर्थ भाव शिक्षा के कारक भाव चतुर्थ पर भी अपनी राशि के स्वामी शुक्र की दृष्टि पड़ी, तो पुनः शिक्षा प्रारंभ हुई। तो गुरु के कारण और इसके जो भावेश हैं चतुर्थ भाव के भावेश शुक्र, उनकी वजह से, इन दोनों के कारण जब इनका शुभ गोचर हुआ तो जातक की शिक्षा पुनः प्रारंभ हो गई।
इसके बाद हम देखेंगे कि प्लैनेट्स और एजुकेशन का क्या संबंध है। जैसे मान लीजिए सूर्य को देखें तो आयुर्वेद, एडमिनिस्ट्रेशन, मेडिसिन, पॉलिटिकल साइंस एक्सेट्रा। अब हम ये भी जानते हैं जैसे सूर्य का दूसरे किसी प्लैनेट के साथ कॉम्बिनेशन होता है तब भी हमें दूसरे दूसरे कई तरह के सब्जेक्ट्स मिलते हैं। जैसे बुध मंगल के साथ अगर सूर्य की युति है तो स्टैटिस्टिक्स में अच्छा ज्ञान देगा। उसी प्रकार जैसे मंगल के साथ है तो खगोल विज्ञान से संबंधित, तो इस तरह से बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं ग्रहों के। जैसे मून है तो मून एस्ट्रोलॉजी, आर्ट्स रिलेटेड क्रिएटिव फील्ड्स है, बायोकेमिस्ट्री है, केमिस्ट्री, एजुकेशन इन मेडिसिन, नर्सिंग है, फूड प्रोसेसिंग है, एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी साइंस, साइकोलॉजी, केमिकल इंजीनियरिंग। तो चूंकि चंद्रमा जो है माता का कारक होता है तो इसलिए जो इस तरह के सब्जेक्ट्स हैं जैसे नर्सिंग है, फूड प्रोसेसिंग है एक्सेट्रा, उसमें बहुत अच्छा काम करता है अकेला चंद्रमा। लेकिन अगर किसी से युति है जैसे तो बहुत सारे अन्य सब्जेक्ट्स नए नए, जैसे चंद्रमा शुक्र अगर एक साथ हैं, उनका आपस में कोई कनेक्शन है तो एनिमेशन, फोटोग्राफी के क्षेत्र क्षेत्र में उत्कृष्ट कौशल दे सकता है। बुध के साथ अच्छा लेखन कौशल मतलब क्रिएटिव राइटिंग जिसको कहते हैं। अब मंगल पे आते हैं हम लोग। तो मंगल तो आपको पता ही है ऊर्जा का कारक होता है। तो के मंगल के कारक जो है कारकत्व में आर्मी, वॉर है, प्राइमरी इंप्रेशन इन इंजीनियरिंग, मेन इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, और केतु के साथ ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग प्रोवाइड करेगा। और सैटर्न के साथ ये मैकेनिकल कोर्सेज भी देगा इस प्रकार से। तो अगर इट शो सर्जरी इन मेडिकल साइंस में सर्जरी का भी कारक है। राहु के साथ वो प्लास्टिक सर्जरी का भी कारक बन जाता है। इस तरह से कई कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। बुध तो एक बुध जो है वो एक ऑलराउंडर प्लैनेट होता है। वो बहुत सारे प्लैनेट्स के साथ मिलजुल के बहुत सारी चीजें देता है, लेकिन मेन इसका राइटिंग स्किल्स है और वाणी। तो कम्युनिकेशन है, मास कम्युनिकेशन एक्सेट्रा, और वाणी से रिलेटेड जो भी काम है अकेला बुध वो सब बहुत अच्छे से कर लेता है। और क्रिएटिव राइटिंग जैसे कोई व्यक्ति बहुत अच्छा लिख पाता है तो वो उसका बुध देखिए जरूर। नेक्स्ट स्लाइड। बृहस्पति तो ये कारक है लाइफ और बायोलॉजी का। चूंकि बृहस्पति पत्रिका में बहुत सारे अच्छे भावों का कारक होता है, इसलिए बायोलॉजी से रिलेटेड सब्जेक्ट्स जो हैं बुध बृहस्पति के पास आते हैं। और जैसे जूलॉजी है, फिलोसॉफी, एजुकेशन, चूंकि ये दर्शन शास्त्र एक्सेट्रा, क्योंकि बृहस्पति जो है वैदिक स्कॉलर भी बनाता है इसलिए। तो बायोलॉजी से संबंधित और वैदिक स्कॉलर से संबंधित जो भी सब्जेक्ट्स हैं वो बृहस्पति के अंडर में आएंगे। और शुक्र, आपको पता है कि शुक्र जो है संजीवनी जो विद्या थी वो शुक्र देव के ही पास थी, इसलिए हीलिंग से संबंधित जो भी चीजें हैं वो शुक्र के पास आएंगी। तो हीलिंग हुआ, आर्टिस्टिक सब्जेक्ट्स हैं जो है, मेडिसिन हैं, और प्लास्टिक सर्जरी में भी शुक्र का बहुत अच्छा योगदान है, क्योंकि शुक्र आपको पता है सुंदरता का कारक है। तो अगर मान लीजिए कि सुंदरता के लिए प्लास्टिक सर्जरी करवाई जा रही है तो शुक्र ही उसका कारक बनेगा। उसी प्रकार अगर वो राहु के साथ रिलेट होता है तो कैड मतलब कंप्यूटर एडेड डिजाइन एक्सेट्रा कोर्सेज भी करवा देगा। अब शनि अगर देखते हैं तो शनि जो है वो लॉ एंड ऑर्डर का के देवता है। जियोग्राफी है, हिस्ट्री, जियोलॉजी, माइनिंग, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग। मार्स के साथ मतलब मंगल के साथ ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी दे सकेगा। और राहु जो है आजकल जो सब जमाना है वो राहु का ही है, क्योंकि जो भी नए नए टेक्नोलॉजीज हैं वो सब राहु से रिलेटेड हैं। तो जैसे एरोस्पेस इंजीनियरिंग है, और आईटी रिलेटेड फील्ड्स है, नैनो टेक्नोलॉजी है, और इस तरह से जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, रोबोटिक्स है, इस तरह ये सब जो नए सब्जेक्ट्स हैं नई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वो सब राहु ही करवा सकेगा। और केतु जो है वो हम जानते हैं कि वो तंत्र मंत्र से रिलेटेड होता है केतु। और ये साइकोलॉजी है, रिमोट सेंसिंग, डीप स्पेस स्टडी थ्रू टेक्नोलॉजीज, कंप्यूटर लैंग्वेज डेवलपिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, डीप ओशन फ्लोरा फौना स्टडी, मीटियोरोलॉजी एक्सेट्रा। शिक्षा के कई क्षेत्र हो सकते हैं, जैसे मेडिसिन है, इंजीनियरिंग, साइंस, बिजनेस, कॉमर्स, ज्योग्राफी, आर्कियोलॉजी। ये जो मैंने ये इसमें योग लिखे हैं वो कई बुक से रिलेट करके लिखे हैं, बहुत सारी बुक से संग्रहित किए हैं, लेकिन मैं इनको एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगी वो ज्यादा मजा आएगा। तो नेक्स्ट स्लाइड।
जैसे ये मेडिकल पढ़ाई का उदाहरण है, इस कुंडली में दो शुभ व बलवान ग्रह गुरु और शुक्र लग्न में स्थित हैं। जो गुरु और शुक्र हैं वो लग्न में स्थित हैं। दोनों त्रिकोणों व सप्तम पर गुरु की दृष्टि है। इस त्रिकोण के लग्न भाव व शिक्षा के भाव पंचम भाव पर शनि की दृष्टि है, जिसके कारण जातक में धैर्य व गंभीरता का भाव बना हुआ है। चिकित्सा के कारक मंगल की दृष्टि भी पंचम भाव पर पड़ रही है, जिसके कारण जातक ने चिकित्सा के क्षेत्र में सर्जन के रूप में सफलता प्राप्त की। चूंकि मंगल सर्जरी का कारक है, इसलिए मंगल की वजह से और गुरु की वजह से, गुरु और शुक्र और मंगल, इनकी वजह से ये जातक जो है मेडिकल की पढ़ाई में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर पाया। अब जैसे इंजीनियरिंग का है, तो इंजीनियरिंग में कुंडली में तकनीकी शिक्षा का कारक ग्रह शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि में उच्च शिक्षा के नवम भाव में स्थित है। शनि की दृष्टि मन के कारक ग्रह चंद्रमा व जन्म राशि पर भी है। भूमि का कारक ग्रह लग्न में स्थित है। पंचमें शुक्र का संबंध द्वितीय भाव से है। स्थिर राशि सिंह राशि पर स्थिर राशिस्थ शनि की दृष्टि है। जातक ने धैर्यपूर्वक सिविल इंजीनियरिंग में उच्च शिक्षा प्राप्त की। सिविल क्यों? क्योंकि मंगल की वजह से और शनि की वजह से, इन दोनों ग्रहों की वजह से ये जो जातक है उसने सिविल इंजीनियरिंग किया। और भी कई शिक्षा के क्षेत्र हैं, जैसे फाइन आर्ट्स है, रिलीजियस स्टडीज है, मास कम्युनिकेशन, लॉ है, लैंग्वेजेस है, स्पोर्ट्स पर्सन। इसके भी एग्जाम्पल लेते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए कानूनी शिक्षा का जैसे उदाहरण लेते हैं, तो कुंडली में लग्न तुला राशि की है। तुला लग्न वाले जातक कानून प्रिय होते हैं। जातक के शिक्षा भाव चतुर्थ भाव में गुरु स्थित है, जो कि कर्म भाव दशम भाव पर दृष्टि डाल रहा है। इसमें लग्न के साथ साथ चंद्र राशि भी तुलाई है। लग्न पर न्याय प्रिय शनि की दृष्टि है, अतः जातक का कार्य व शिक्षा कानून व न्याय प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है। पंचमें शनि है, जो कि कानूनी शिक्षा में रुचि की ओर इशारा करता है। लग्न पर बुध की दृष्टि है, जिसके कारण जातक बुद्धिमान तथा वाक चातुर्य से परिपूर्ण है। बुध सूर्य के साथ युति बना रहा है, जिसके कारण जातक की वाणी तार्किक व प्रभावशाली होगी। कानूनी शिक्षा के लिए वाणी का तार्किक और प्रभावशाली होना अत्यंत आवश्यक है। इस प्रकार जातक कानूनी शिक्षा प्राप्त करके उच्च वकील बना हुआ है। अब खेलकूद का एक उदाहरण लेते हैं। ये सचिन तेंदुलकर जी की कुंडली है। सिंह लग्न की कुंडली है। उसमें मंगल योग कारक ग्रह है, जो किसी भी खिलाड़ी के लिए आवश्यक है। चूंकि मंगल जो है ऊर्जा का कारक है, इसलिए मंगल का प्रभावशाली होना जरूरी है। कुंडली में मंगल उच्च का स्थित होकर प्रतियोगिता के षष्टम भाव में स्थित है। षष्टम भाव प्रतियोगिता का भाव होता है, वहां पे मंगल का स्थित होना। साथ ही शिक्षा का कारक ग्रह गुरु भी प्रतियोगी भाव में मंगल के साथ ही स्थित है। शनि भी दशम भाव में स्थित है। सम्मान कारक ग्रह सूर्य कर्म भाव के स्वामी शुक्र के साथ भाग्य स्थान में स्थित है। देख लीजिए, मंगल बहुत प्रतिभाशाली है, यहाँ पे मंगल प्रभावशाली है, शनि प्रभावशाली है और सूर्य। तो इन सबके कारण जो जातक है उसने खेल के क्षेत्र में अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की। अब विदेशी शिक्षा के भाव हैं। विदेशी शिक्षा यदि चौथे, पांचवें या नवे घर के स्वामी 12वें घर या 12वें भाव के स्वामी से जुड़े हों, तो ये विदेशी शिक्षा की ओर इशारा करेंगे। 12वें भाव में स्थित ग्रह अथवा 12वें भाव में दृष्टि डालने वाले ग्रह अथवा द्वादशेश की दशा में जातक शिक्षा के लिए विदेश जा सकता है। जब बृहस्पति या राहु चौथे, 8वें या 12वें भाव में गोचर करता है, या शनि तीसरे, 6वें, 10वें और 12वें भाव में गोचर करता है, तो विदेशी शिक्षा के लिए जातक बाहर जा सकता है। ये भी एक एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे। तो शिक्षा का कारक ग्रह गुरु नवम भाव में स्थित होकर बलवान है और लग्न को दृष्टि दे रहा है। और लग्न में गुरु की राशि धनु स्थित है। गुरु अपनी ही राशि पर दृष्टि डालकर जातक को मान सम्मान की प्राप्ति करवाता है। विदेश भाव का स्वामी मंगल अष्टम भाव में स्थित होकर विपरीत राजयोग बना रहा है। कुंडली में गुरु चंद्र से केंद्र भाव में स्थित होकर गज केसरी योग बना रहा है। भाग्येश सूर्य स्वराशिस्थ है। 4 ग्रह नवम भाव में स्थित होकर भाग्य भाव के बल को बढ़ा रहे हैं तथा विदेश में शिक्षा प्राप्त कर जातक को अपने करियर का ध्यान रखने वाला भी बना रहे हैं। चतुर्थ भाव में राहु की स्थिति जातक को विदेश में शिक्षा प्राप्ति के अवसर देती है।
ये इंटेलिजेंस क्वोशेंट मैंने कुछ इसमें योग लिखे हैं, जिसमें बुद्धिमत्ता है, याददाश्त है, गणित है, व्याकरण, वाक्पटुता है। यहाँ एस्ट्रोलॉजी को मैंने इसलिए इंक्लूड किया है क्योंकि हम सभी एस्ट्रोलॉजी के की शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, इसलिए। अदरवाइज आईक्यू लेवल में अगर हम इसको नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, लेकिन चूंकि हम इस दिशा में कार्यरत हैं इसलिए मैंने इसमें इंक्लूड किया है। तो इसके लिए आगे चलते हैं गुरुजी। तो इसमें हम लोग नेक्स्ट स्लाइड कर दीजिएगा। स्वामी विवेकानंद जी की कुंडली पर विचार करेंगे। चूंकि कुंडलियों को देखना ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है, इसलिए। तो स्वामी विवेकानंद जी की कुंडली में देखिए कि चूंकि शुक्र और बुध दूसरे भाव में है, शनि और चंद्रमा 10वें भाव में बुध की राशि में है, नवमेश सूर्य लग्न में है, द्वितीय शनि दशम भाव में है, पंचमेश मंगल अपनी ही राशि में बृहस्पति से दृष्ट है। इसके अलावा चतुर्थेश बृहस्पति पंचम भाव और पंचमेश मंगल पर दृष्टि डाल रहा है। दशमेश बुध और द्वितीय शनि के बीच परस्पर स्थान परिवर्तन हो रहा है। इन सब ग्रह संयोजनों के कारण स्वामी जी को आध्यात्मिक ज्ञान के लिए अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हुई। ये एक बहुत ही यूनिक कुंडली है, ऐसा बहुत कम कुंडलियों में होता है इस तरह का ग्रह संयोजन। ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी की कुंडली है। इसमें लग्नेश और दशमेश बृहस्पति लग्नेश और दशमेश हैं बृहस्पति जी, पंचम भाव में उच्च के हैं। द्वितीयेश मंगल और चतुर्थेश बुध के बीच परस्पर स्थान परिवर्तन हो रहा है। बुध और शुक्र दूसरे भाव में उच्च के सूर्य के साथ हैं। लग्नेश बृहस्पति और पंचमेश चंद्रमा के बीच परस्पर स्थान परिवर्तन हो रहा है। इस कुंडली में कई ग्रह संयोजन असाधारण रूप से अच्छे बुद्धि स्तर तथा कवि होने का संकेत दे रहे हैं, जिस कारण उन्हें बहुत अधिक प्रसिद्धि प्राप्त हुई। नेक्स्ट, शिक्षा जो है, अगर हम लोग देखते हैं कि D1 में शिक्षा के योग बन रहे हैं तो हम D4 पर भी देखेंगे। D4 और D24 और माइन्यूटली बताता है शिक्षा के लिए, तो इसलिए मैंने यहाँ पे दो कुंडली बना रखी है, D1 और D24। तो D1 में लग्न में नीच का सूर्य और शुक्र, D1 में देखिए लग्न में नीच का सूर्य और शुक्र है, जिस पर शनि की दृष्टि है। सूर्य 11वें भाव का स्वामी है, जिसकी अपनी उच्च राशि पर दृष्टि है। सूर्य नीच भंग राजयोग बना रहा है। सूर्य नीच का होकर भी वो अच्छा बन गया क्योंकि वो नीच भंग राजयोग हो गया उसका। यह लग्न की बहुत मजबूत स्थिति को बता रहा है। लग्न में शुक्र मालव्य महापुरुष योग बना रहा है। बृहस्पति जो कि शिक्षा का कारक है, उच्च का है और केंद्र में है। बृहस्पति हंस महापुरुष योग भी बना रहा है। नवम भाव का स्वामी बुध मंगल के साथ है और उस पर गुरु की दृष्टि भी है। इसके साथ ही हम D24 पर, अब हमने देखा कि D1 में काफी अच्छा इसका योग बन रहा है, तो अब हम D24 में और भी क्लियर इसको देखने के लिए देखेंगे। तो लग्न पर मंगल बुध राहु और केतु की दृष्टि है। लग्नेश शनि उच्च का है और केंद्र भाव में मंगल के साथ है और बृहस्पति से दृष्ट है। 5वें भाव का स्वामी शुक्र स्वराशि में 5वें भाव में स्थित है। शुक्र योग कारक भी है। यह 5वें भाव की मजबूत स्थिति को बता रहा है। केंद्र और त्रिकोण का संबंध है, अर्थात 5वां 10वां 7वां और 9वां भाव आपस में कनेक्टेड है। यह इंजीनियरिंग क्षेत्र की शिक्षा देता है। 8वें भाव का स्वामी सूर्य और 12वें भाव का स्वामी बृहस्पति 6वें भाव में है, जो कि विदेश में शिक्षा का मजबूत संकेत भी दे रहा है। तो जातक ने भारत में इंजीनियरिंग की शिक्षा पूरी की बहुत अच्छी तरह से और उच्च शिक्षा के लिए MBA के लिए वह विदेश चला गया। ये तो इस तरह से मैंने शिक्षा के बारे में थोड़ा बहुत लिखा है। इसके बाद मैं नेक्स्ट अपने टॉपिक पे आ रही हूँ। गुरुजी नेक्स्ट स्लाइड। शीघ्र विवाह के योग, इसमें मैंने बहुत सारी बुक से कुछ योग संकलित किए हैं, लेकिन मैं एग्जाम्पल से ही बताऊंगी। जय एग्जाम्पल गणपति। से ही जय सुकृति गणपति जी, मैं गुरुजी। मैं यहाँ रोकूंगा। जय गणपति की। जी आज का आपका टॉपिक बहुत अच्छा है, शिक्षा के ऊपर हो गया। तो इस जो टॉपिक आपका दूसरा आ रहा है, जी विवाह, गुरुजी। शीघ्र विवाह, इसको हाँ हम अगली क्रम में रख लेंगे, क्योंकि एक समझ लिया है। तो अब दूसरा थोड़ा हाँ ब्रेक के बाद गु, दूसरा कर लेंगे। गुरुजी, तो मैं एक लास्ट कुंडली में बता देती हूँ, ये सब नहीं बता रही। एक नहीं, लास्ट शीघ्र विवाह कुंडली का पूरा प्रमाण, ठीक है, करवा शीघ्र देना विवाह कुंडली। नहीं कर रही मैं। ओके बस ओके एक लास्ट में बहुत इंटरेस्टिंग कुंडली है, उसको मैं बता देती हूँ इन सबको स्किप करती हुई। ओके ओके, हाँ ठीक है। हाँ ये हाँ वाली। हाँ, ये लास्ट। हाँ, ओके ओके, ठीक। बस ये।
तो ये मैं चूंकि शिक्षा और विवाह दोनों मेरा टॉपिक था गुरुजी, हाँ, शिक्षा और विवाह दोनों ही मेरे टॉपिक्स थे, तो मैंने इनको एक कंबाइन करके एक कुंडली बना रखी है। मतलब मेरे पास एक जातक की कुंडली है, तो उसमें हम देखेंगे कि कैसे उसने शिक्षा में कितनी सफलता प्राप्त की और क्यों उसका वैवाहिक अलगाव हो गया। तो इसमें क्या है कि इसमें मैंने नक्षत्र, चूंकि हम ये देखेंगे कि चूंकि ऊपर ऊपर से सब कुछ सही दिखते हुए भी उसके विवाह में दरार क्यों आई। तो हम जानते हैं कि जो ग्रह है वो बाहर बाहर का बताते हैं, मतलब समाज में आपकी स्थिति आप या फिर ऊपर ऊपर से दिखाता है। हम ये कह सकते हैं कि ग्रह जो है ऊपरी कवच है और नक्षत्र जो है अंदरूनी बात होती है। तो कैसे ये रिलेट कर रहे हैं आपस में, ये मैं बताना चाहूंगी, इसलिए मैंने इस कुंडली को लिया है। तो जातक के चौथे भाव का स्वामी स्वराशि में है और अपनी मूल त्रिकोण राशि में चौथे भाव में ही स्थित है। पंचम भाव का स्वामी बृहस्पति सप्तम में शुभ ग्रह शुक्र के साथ स्थित है, हालांकि राहु भी साथ में है। दशम भाव जो कि कर्म का भाव है, उसमें मंगल अपनी मित्र राशि में स्थित है तथा चतुर्थे शनि द्वारा दृष्ट है। राहु केंद्र और त्रिकोण के स्वामी के साथ युक्त होकर केंद्र में ही स्थित है, अतः राजयोग का निर्माण कर रहा है। बृहस्पति जो कि त्रिकोण का स्वामी है, केंद्र के स्वामी शुक्र के साथ केंद्र में ही स्थित है, अतः यह भी राजयोग का ही निर्माण कर रहा है। सूर्य और बुध छठवें भाव में स्थित है, जो कि 10वें का नवम भाव है। यह स्थिति भी जातक के व्यवसाय की सुदृढ़ स्थिति को बता रहा है। तो यहाँ पे देखिए गुरु और शुक्र राहु ये सब राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, बाकी सब ग्रह संयोजन मैंने लिख रखे हैं। तो ये भी बहुत अच्छा, इनका शिक्षा की दृष्टि से इनका ग्रह संयोजन बहुत ही अच्छा है। तो इन स्थितियों के कारण जातक बहुत अधिक बुद्धिमान रहा और राहु की महादशा में ही अपनी पढ़ाई के दौरान टॉपर बना रहा। जातक ने इंजीनियरिंग में बहुत अच्छी शिक्षा प्राप्त की और अपनी शिक्षा का सदुपयोग करता हुआ, रुड़की से पढ़ा हुआ है जातक, अपनी शिक्षा का सदुपयोग करता हुआ उच्च पद पर आसीन हुआ। अब देखिए कि यहाँ पे जो शुक्र है, इनका शुक्र सप्तम भाव में गुरु के साथ है, राहु के साथ है और ये सब जो है राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। तो ऊपर ऊपर से देखने पर हम ये देखते हैं कि शुक्र सप्तम भाव में स्वराशि में स्थित है, तो इनकी पत्नी जो है बहुत अधिक सुंदर और बहुत अच्छे परिवार से है। और शनि जो है इनका चौथे स्थान पर है, चौथे भाव पर स्वराशि में है। तो हम ये मतलब ये देखा कि जातक जो है उसका घर थोड़ा सा थोड़ा कम था, मतलब जातक अपने छोटे परिवार से थे और ये जो उनकी पत्नी है बहुत बड़े परिवार से थी। तो विवाह के 16-17 साल तक इनका विवाह काफी अच्छा चलता रहा, लेकिन फिर एक समय ऐसा आया जब इनकी पत्नी ने इनको इनके ऊपर डाउट क्रिएट किया, क्योंकि इनका जो पंचमेश गुरु है, पंचमेश गुरु राहु के साथ है। तो उन्होंने उन पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का डाउट क्रिएट किया और उनके मन में ऐसी टूटन, ऐसी कड़वाहट भर गई कि जो आज तक नहीं भर पाई। तो ये क्यों हुआ, इसकी वजह ये है कि शुक्र को देखिए, शुक्र का जो तारा है वो जन्म के तारे से वध तारा बन रहा है। तो वध तारा जब बना, तो जब गोचर में अशुभ गोचर हुआ शुक्र के ऊपर, मतलब वध तारे के ऊपर से जब अशुभ ग्रहों का गोचर हुआ, तो ऐसी स्थिति में ये सब कड़वाहट इनकी पत्नी के मन में भर गई, जो टूटन पैदा हुई इनके विवाह में। लेकिन चूंकि शुक्र और गुरु सप्तम भाव में स्थित हैं, तो उन्होंने विवाह को बिल्कुल टूटने नहीं दिया। मतलब समाज के और परिवार के सामने इन लोगों का विवाह आज भी एज इट इज है, किसी को नहीं पता, लेकिन ये अंदर से ही विवाह टूट चुका है। बस इतना ही कहना चाहूंगी। आप सबने मेरी बात इतनी धैर्यपूर्वक सुनी, इसके लिए मैं बहुत 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 धन्यवाद दूंगी और अपने टीचर्स का बहुत आभार व्यक्त करूंगी, जो उन्होंने मुझे इस मुकाम तक पहुंचाया कि मैं आज आप लोगों के सामने कुछ बोल पाने में सक्षम हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति आपकी, और आपका प्रस्तुति वास्तव में एक विशारद पूर्ण करने वाले छात्र के द्वारा ही लग रही है कि आप, लग रहा है कि आपने विशारद पूर्ण किया है। और आपकी प्रस्तुति तो और भी शेष थी, एक टॉपिक आपका रह गया है और हम आशा करते हैं कि वो टॉपिक आप अगले वाले किसी भी क्रम में